आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आइए आज मैं सुनाने जा रही हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखी हुई कहानी लाल पानी। यह कहानी 15वीं शताब्दी के काठियावाड़ के सामंती युग के राजाओं के परस्पर घृणा, द्वेष, विश्वासघात और एक पेशेवर डाकू के परम उत्सर्ग की ऐतिहासिक कहानी है जो हड्डियों को ठंडा कर देती है। तो आइए सुनते हैं कहानी लाल पानी। यह घटना आपसे कोई 500 बरस पूर्व घटित हुई थी। ठीक तारीख बताना तो संभव नहीं है, परंतु ईस्वी सन 1470 और 1500 के बीच यह घटना घटित हुई। उन दिनों काठियावाड़ के कच्छ प्रांत में अनेक छोटे बड़े राजा, भायात और गिरासिए ठाकुर थे। एक गांव का ठाकुर भी बहुत हद तक स्वतंत्र राजा की भांति रहता था। उसकी इच्छा और वचन ही कायदा कानून होता। प्रत्येक बात का फैसला तलवार से होता था। वे दिन ही ऐसे थे। कच्छ के अनेक राजाओं, भायातों और ठाकुरों में दो राजा प्रमुख थे। एक लखियारा वेरा के जाम भीमजी और दूसरे पत्थरगढ़ के जाम रावण सिंह। दोनों राजा रिश्ते में भाईबंद थे, पर दोनों राज्यों की सीमाएं मिली होने के कारण बात बात में दोनों राज्यों में तलवार खिंची रहा करती थी। रावण सिंह के पिता का नाम जाम लाखा था। बागड़ में उनकी ससुराल थी। एक बार जब वह अपनी ससुराल से वापस लौट रहे थे, तब राह में कुछ ठाकुरों ने पुराने बैर के कारण उन्हें घेर कर मार डाला। पिता के परलोकवासी होने पर रावण सिंह सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने पिता की उत्तर क्रिया बड़ी धूमधाम से की। उस अवसर पर रावण सिंह ने भारी यज्ञ किया। यज्ञ में आसपास के सब राजा, ठाकुर, भायात, गिरासिए आए, परंतु वेरा के जाम भीमजी अपने बड़प्पन और बैर भाव के विचार से नहीं आए। रावण सिंह के मन में यह कांटा चुभ गया, पर वह कूटनीतिज्ञ, कुटिल और धूर्त युवक था। अपमान के घूंट को पी गया। थोड़ी दिन बाद जाम भीमजी का स्वर्गवास हो गया। तब रावण सिंह बड़ी ममता से उनकी उठावनी के अवसर पर आया और नए तरुण जाम हमीर से जो भीमजी का पुत्र था, बड़े प्रेम और आधीनता से मिला। बहुत प्रेम और आदर प्रकट किया। अंत में जब विदाई का समय हुआ, तब स्नेह सिक्त भाषा में उसने कहा, हमारे यहाँ आपके पूर्वजों ने राज्य के सीमा संबंधी झगड़े टंटों में फंसकर और लड़कर उभय पक्ष की बहुत हानि की है। इसलिए अब मैं झगड़े वाले सब स्थान स्वेच्छा से छोड़कर आपको अर्पण करता हूँ और आपसे भी विनती करता हूँ कि आप आनंद से लखियार वेरा में राज्य करें और मुझे अपना चिर किंकर समझें। इसी से उभय पक्ष में की शोभा है। रावण सिंह के ये वचन सुन तरुण हमीर बहुत प्रसन्न हुआ और रावण सिंह को सम्मान मान देकर विदा किया। इसके बाद भी रावण सिंह ने समय समय पर बहुमूल्य भेंट सौगात भेजकर और विनय पत्र लिखकर जाम हमीर के मन में घर कर लिया और अच्छी मैत्री स्थापित कर ली। लखियार वेरा आज भी कच्छ में एक छोटा सा गांव है, पर उन दिनों वह कच्छ की राजधानी था। जाम हमीर ही तब कच्छ के धनी कहाते थे और वेरा राजनगर के नाम से प्रसिद्ध था। वह एक समृद्ध नगर था। जाम हमीर के 5 संतान थीं। बड़ा पुत्र अलैया जी था, परंतु उसकी माता एक खबास रवायत थी। इससे हमीर ने दूसरे पुत्र खंगार जी को युवराज बनाया। खंगार जी रानी के पेट से पैदा हुए थे। अलैया जी की सगी बहन कमाबाई थी। कच्छ में उसके रूप यौवन की बड़ी चर्चा थी। खंगार जी के 2 सगे भाई और थे, सायब जी और नायब जी। इस प्रकार हमीर के 1 पुत्र और 1 पुत्री रवायत से और 3 पुत्र रानी से थे। खंगार जी को युवराज पद दिया गया। इसका भारी उत्सव वेरा में मनाया गया। सारा नगर और राजप्रासाद सजाया गया। कच्छ के सभी राजा, भायात, ठाकुर, गिरासिए इस अवसर पर वेरा में आए। राजधानी में बहुत धूमधाम और चहल पहल मच गई। इस अवसर पर जाम रावण सिंह भी बहुत सी भेंट भलाई और मुबारकबादी देने आया था। परंतु गुप्त रूप से उसने एक षड्यंत्र किया कि इसी अवसर पर गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा को वेरा पर चढ़ा लाया। अभी हमीर जाम मेहमानों की आवभगत में ही लगा था कि उसे सूचना मिली कि गुजरात का सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा बड़ी भारी सेना लेकर वेरा पर आ धमका है। यह समाचार वज्रपात की भांति राजधानी में फैल गया। जाम रावण ने बहुत चिंता और क्रोध प्रकट किया तथा हमीर को युद्ध में भिड़ जाने के लिए उकसाया।
सुल्तान मोहम्मद शाह बेगड़ा बड़ा विकराल पुरुष था। वह नित्य एक मन भोजन करता था। 100 केले, आधा सिर शहद और बहुत सी सटर पटर चीज़ें तो वह कलेवे में ही खा जाता था। एक बड़े बैल के सींग के समान उसकी मूछें थीं। उसने अनेक युद्ध जीते थे। चांपानेर और जूनागढ़ के दुर्जय दुर्ग जीतकर उसने बेगड़ा की उपाधि पाई थी। उसी ने सिंध के सब सुमरा और सोढ़ा राजपूतों को मुसलमान बनाया था। हमीर जाम ने अपने वृद्ध दीवान भूधर शाह से परामर्श किया और उसी को बहुत सी भेंट लेकर सुल्तान के पास भेजा। भूधर शाह ने अपनी वचन चातुरी से सुल्तान को प्रसन्न कर लिया और यह तय पाया कि यदि जाम हमीर अपनी पुत्री कमाबाई से सुल्तान का विवाह कर दे तो वह बिना युद्ध किए लौट जाएगा और इसे और भी इलाके देगा। जाम हमीर ने निरुपाय यह शर्त स्वीकार की। धूमधाम से राजपुत्री का सुल्तान से विवाह हो गया और वह नई बेगम कमाबाई, उसके भाई राजपुत्र अलैया जी तथा बहुत सा दान दहेज दासी दास लेकर वापस गुजरात लौट गया। इस मामले में भी रावण सिंह ने बहुत दौड़ धूप और आत्मीयता प्रकट की और जब इस विपत्ति से पार पाकर जाम हमीर ने सब मेहमानों को विदा किया तथा जाम रावण सिंह विदा होने लगा, तब उसने बहुत बहुत प्रेम और अधीनता प्रकट करके कहा कि आप एक बार राज परिवार सहित मेरे गांव में पधार कर मेरे घर को पवित्र कीजिए और मुझे कृतकृत्य कीजिए। जाम हमीर ने कृतज्ञता पूर्वक रावण का यह निमंत्रण स्वीकार किया। छच्छर बूटा जाम हमीर का पुराना विश्वासी था। वह हमीर के पिता के समय का नौकर था। उसने हमीर को भी गोद खिलाया था और हमीर के पुत्रों को भी। यह वृद्ध सेवक भारी राजभक्त, बुद्धिमान और धर्मात्मा था। जाम रावण की दुरभिसंधि को वह खूब जानता था। हमीर को उसने बहुत समझाया कि वह इस धूर्त रावण का निमंत्रण स्वीकार न करे और बीमारी का बहाना करके इसे टाल दे। उसने स्पष्ट कहा कि जाम रावण के गांव में जाकर हम में से कोई भी जीता न लौटेगा। परंतु जाम हमीर ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी और जब उसने देखा कि राजा राजपुत्रों सहित दुश्मन के घर जाने को तैयार है, तब उसने भी उनके साथ ही जाने का निश्चय कर लिया। खतरे का पूरा सामान करने और काल के मुंह में जाने की उसने पूरी तैयारी की। उसने बेटों, पोतों और परिवार के बूढ़े बड़ों को इकट्ठा करके गुप्त रूप से कहा कि मैं अपने धर्म के लिए राजा के साथ बैरी के घर जा रहा हूँ, जहाँ से हमारा जीता लौटने की बहुत कम संभावना है। तो तुम होशियार रहना और भीड़ पड़ने पर अपने धर्म को न छोड़ना और कदाचित मैं या राजा बैरी के घर से जीते वापस न लौटे तो तुम मौका पाकर बैरी के हाथों हमारे प्राणों का बदला लेना। इतना कहकर उसने भली भांत अपने हथियारों को सुसज्जित किया। 2-2 तलवारें बांधी और सांडनी पर सवार हो राजा के साथ शत्रुपुरी को चला। जाम रावण सिंह ने राजा हमीर की बड़ी भारी खातिर और सेवा की। सारे नगर को सजाया। बड़े बड़े नाच, रंग, खेल, तमाशे और गाजे बाजे का जुगाड़ किया। शाम को नाच रंग की महफिल जुड़ी। अवसर पाकर रावण ने हाथ जोड़कर हमीर से कहा, आप हमारे महाराज हैं और हम आपके सेवक। सेवा और राजनिष्ठा ही हमारा धर्म है, उसी का मैंने पालन किया है। सिंहासन, राज्य, राजा, राज परिवार और राज्याधिकारियों की एक निष्ठा से सेवा करना मुझ अधीन का धर्म है और हमारी सेवा प्रेम से स्वीकार करना आपका कर्तव्य है। आपके पधारने से हमारा कुल उज्जवल हुआ और हमारा घर पवित्र हुआ। अब रसोई रूखी सूखी जैसी बन पड़ी है, तैयार है। कृपा कर आप महाराज और सब सरदार भोजनालय में पधारिए। जाम रावण सिंह ने हाथ जोड़कर इस प्रकार नम्रता से विनती की कि जिसे सुनकर जाम हमीर और सब सरदार हंसते हुए और रावण की प्रशंसा करते हुए उठकर भोजन के लिए अटाले की ओर चल दिए। रावण सिंह ने गांव के बाहर एक विशाल मैदान में डेरे, तंबू और कनातें लगाकर काफ़ी धूमधाम से हमीर जी का उतारा किया था। खाने पीने और दूसरे मौज मजा के प्रबंध भी वहीं थे। जाम हमीर को रावण और उसके सरदारों ने एक सुसज्जित तंबू में ले जाकर उत्तम आसन पर बैठाया। रावण भी एक आसन पर बैठा। दूसरे तंबुओं में सरदार बैठे।
सेवकों ने सोने के थालों में विविध पकवान और भोज्य पदार्थ हम्मीर और रावण के सम्मुख ला रखे। जाम रावण ने हाथ जोड़कर अधीनता से राजा से भोजन करने का अनुरोध किया। हम्मीर ने अभी ग्रास पर हाथ डाला ही था कि तंबू में चारों द्वारों से 4 जल्लाद हाथों में नंगी तलवार लिए घुस आए और हम्मीर पर टूट पड़े। जाम रावण उछलकर खड़ा हो गया और देखते देखते ही हम्मीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। चारों ओर मार काट मच गई और कुछ ही क्षणों में हम्मीर के सब साथी भी काट डाले गए। अभी कुछ क्षण पहले जहां राज रंग जश्न मनाया जा रहा था, वहां अब तड़पती लाशें और खून का गारा चारों ओर नजर आ रहा था। छच्छर बूटा बड़ा दूरदर्शी पुरुष था। वीरा में ही जब उसने यह देख लिया कि राजा अपने हट पर तुले हुए हैं और रावण के यहाँ जरूर जाएंगे और कुमारों को भी साथ ले जाएंगे, तब उसने रानी से सलाह करके रातों रात छोटे कुमार नायब जी को एक सांडनी सवार के साथ उसके नाना के घर भिजवा दिया। राजा युवराज खंगार जी और द्वितीय कुमार सायब जी के साथ रावण सिंह के गांव की ओर रवाना हुए। मार्ग में पिंजोड़ नाम का एक गांव आया। वहां के ठाकुर अजाजी जाम हम्मीर के भायात और संबंधी थे। उनकी रानी हम्मीर की रानी की सगी बहन थी। उन्होंने जाम हम्मीर और उनके कुमारों का बड़ा सत्कार किया और छच्छर बूटा के संकेत से हट करके एक रात अपने घर ठहरा लिया। रात को एकांत में छच्छर बूटा ने अजाजी को सारी हकीकत समझा दी। अजाजी भी कुछ कुछ रावण सिंह के मंसूबों को समझते थे। छच्छर बूटा के साथ अजाजी और उनकी रानी ने गुप्त सलाह करके आग्रह पूर्वक दोनों कुमारों को अपने पास रोक लिया। इस प्रकार रावण के गांव में अकेले जाम हम्मीर 10-12 मनुष्यों और छच्छर बूटा के साथ पहुंचे थे। चलते समय अजाजी की रानी ने एकांत में छच्छर बूटा से कहा कि जो तुम दगाबाजी का तनिक भी संदेह देखो तो सांडनी पर सवार होकर सीधा यहाँ आ पहुँचना। अब जब यहाँ मारकाट मची तब छच्छर बूटा की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। वह भोजन करने भी नहीं बैठा। वह सबकी आंखों से छिपकर एक ओर बैठ गया था। उसकी आंखों के सामने उसके देखते ही देखते राजा के टुकड़े टुकड़े काट डाले गए और सब सरदार मौत के घाट उतार दिए गए। किंतु इस बूढ़े सेवक ने इस कठिन समय में भी अपने मस्तिष्क का संतुलन नहीं खोया। वह धरती पर चुपचाप लेट गया और देखता रहा। झबाक से रावण सिंह वहां आ पहुंचा। जल्लादों के सरदार का नाम चामुंड राय था। वह रावण का सेनापति था। रावण ने मोतियों की कीमती माला उसके गले में डाल दी और कहा, शाबाश बहादुर, तूने बड़ा काम किया। अब चढ़ी सवारी दौड़ जा। सांप मर गया पर सांप के बच्चे अभी जिंदा हैं। हम्मीर के दोनों राजकुमार पिंजोड़ में अजाजी के घर पर हैं। अभी मारते घोड़े जा और दोनों कुमारों को अपने बाप की सेवा करने के लिए यमलोक में भेज आ और समझ कि यह काम कर चुकने के साथ ही तेरे भाग्य का उदय हुआ। चामुंड राय ने यह सुनते ही अपने जल्लादों को हाँक लगाई। वे सब चढ़ी सवारी खून से भरी हुई तलवारें हवा में हिलाते हुए पिंजोड़ गांव की तरफ दौड़ चले। छच्छर बूटा ने सब सुना, सब देखा। उस अंधकार में वे स्वार्थांध खूनी उसे देख नहीं पाए। वह कीड़े की भांति रेंगकर द्रुत गति से एक ओर को चल दिया तथा एकांत होने पर उठकर उस स्थान की ओर दौड़ा जहां उसने अपनी सांडनी जंगल में छुपाई हुई थी। वह सांडनी अत्यंत द्रुतगामिनी थी। वह एक घड़ी में 4 गांव का रास्ता पार करती थी। बूढ़ा सांडनी पर सवार हुआ और सांडनी हवा में तैरने लगी। उसे उन जल्लादों की नज़र से भी अपने को बचाना था और पिंजोड़ भी उनसे पहले पहुंचना था। वह खेतों और नालों में से रास्ता काटकर हत्यारों से पहले सही सलामत पिंजोड़ जा पहुंचा। अब तक 3 पहर रात बीत चुकी थी। वह सूनी गांव की गलियों को पार कर सीधा अजाजी के महल के द्वार पर जा पहुंचा। सूचना पाते ही अजाजी की रानी घबराकर जग उठी। उसने तत्काल छच्छर को बुलाकर कुशल पूछा। छच्छर ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, रानी माँ कुशल कैसी? महाराज तो उस पापी रावण के हाथ मारे गए। अब कुमारों का घात करने कुछ ही पल में हत्यारे यहाँ पहुँच रहे हैं।
आप अभी कुमारों को मेरे हवाले कीजिए। मेरी सांडनी दमदार है, आपसे रोका जाए तो हत्यारों को रोकना। तब तक मैं कुमारों को लेकर जितनी दूर संभव होगा निकल जाऊंगा। अजा जी भी जाग कर आ गए। सब सुनकर उन्होंने रानी से कहा, रानी समय कम और काम बहुत है, जाओ कुमारों को अभी ले आओ। फिर छच्छर की ओर रुख करके बोले, भाया तेरे ही हाथ कच्छ के धनी की रक्षा का भार है, पर तू अब वियरा न जाना, सीधे अहमदाबाद सुल्तान के पास जैसे बने दोनों कुमारों को ले जा। रानी दोनों कुमारों को ले आई। सुकुमार बालकों की आंखें नींद से भरी थीं। छच्छर ने कहा, बापू जब तक दम में दम है चूक न होगी। उसने कमर से फेंट खोलकर राजकुमारों को अपनी पीठ पर कसा, सांडनी पर आसन जमाया और सांडनी को अहमदाबाद की राह पर छोड़ दिया। अजाजी और उनकी रानी आंखों में आंसू भरे एकटक उस जाते हुए को देखते रहे। जब सांडनी आंखों से ओझल हो गई तब अजाजी ने सब सिपाहियों और पहरेदारों को ड्योढ़ी से हटा दिया और बूढ़े सेवक हीर जी को ऊंच नीच समझा पौर पर बैठा आप महल में जा बैठे। यह सब होते न होते जल्लाद भी घोड़ा दौड़ाते आ पहुँचे। सब मिलकर 25 नरघाती थे। सबके आगे नंगी तलवार हाथ में लिए चामुंड राय था। इन्हें देखकर हीर जी तलवार गोद में रख पैर फैलाकर पौर में सो गया। चामुंड राय ने घोड़े से उतरकर हीर जी को ठोकर मारकर कहा, उठ रे बूढ़े, अभी अजाजी को हमारी अवाई की खबर कर। परंतु ठोकर खाकर भी हीर जी नहीं उठा। करवट फेर कर बड़बड़ाता हुआ फिर सो गया। चामुंड राय ने उसे पकड़कर झंझोड़ डाला। गुस्से में भरकर कहा, उठ हरामखोर, अभी अजाजी को खबर कर। अब बूढ़े हीर जी ने आंखें खोली और देखकर कहा, क्या तुम लोग डाकू हो? ठहरो, मैं अभी सिपाहियों को हाँक लगाता हूँ। उसने जोर से सिपाहियों को हाँक लगाई। चामुंड राय ने अपना मुंह उसके निकट ले जाकर कहा, अरे बूढ़े, पहचानता नहीं? मैं जाम साहब का सेनापति चामुंड राय हूँ। बूढ़े हीर जी ने आंखें फाड़कर चामुंड राय की ओर देखा, फिर हंसकर कहा, पधारो पधारो माई बाप, मैं तो डर गया कि घाड़ पड़ी। मजे में तो हो, बैठो बैठो। तू अजाजी को हमारी अवाई की खबर कर, राजकाज के लिए उनसे अभी मिलना जरूरी है। तो आप विराजो तो सही अन्नदाता, घड़ी एक में मालिक जागते हैं, तब तक अमल पानी करो, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। अमल पानी नहीं रे, महाराज का हुक्म है, तू अभी खबर कर। बूढ़े हीर जी ने सिर पर पाग बांधते हुए कहा, तो अभी इत्तला करता हूँ। वह पौर में चला गया और चामुंड राय अधीर होकर पौर पर टहलता रहा। कुछ काल और बीता। तब अजाजी बाहर आए। चामुंड राय से भुज भर भेंट की और नम्रता से कहा, इस असमय में सेनापति का पधारना किस मतलब से हुआ? मैं जाम साहब के हुक्म से आया हूँ। मैं जाम साहब का आज्ञाकारी दास हूँ। मेरे लिए महाराज का क्या हुक्म है? हमारे महाराज के यहाँ वियरा के जाम हमीर अतिथि रूप में उपस्थित हैं। उनके दोनों राजकुमार आपके यहाँ हैं। उन्हें महाराज ने बुलाया है। आप उन्हें अभी हमारे हवाले कीजिए। बड़े आनंद की बात है, कुमार सो रहे हैं। आप रातों रात चलकर आ रहे हैं। घोड़े भी थक गए हैं। कमर खोलिए, अमल पानी कीजिए, रूखा सूखा जो कुछ है स्वीकार कीजिए, तब तक कुमार भी जाग जाएंगे। अजाजी ने अधीनता दिखाते हुए कहा। चामुंड राय यह जानकर कि शिकार कब्जे में है कुछ आश्वस्त हुआ, पर उसने कहा, ठहर नहीं सकता अजाजी, महाराजा धीराज का हुक्म है कि कुंवर साहबान को लेकर तुरंत पीछे आओ। सो आप अभी दोनों कुंवरों को ले आइए। तो जैसी राज आज्ञा, मैं अभी राजकुमारों को भेजता हूँ। यह कहकर अजाजी महलों में चले गए। परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी राजकुमार नहीं आए। न कोई दास दासी ही पौर पर आया। पूर्व में सफ़ेदी फैली सूर्योदय हुआ। चामुंड राय ने जोर से चिल्लाना और पुकारना प्रारंभ किया। हीर जी ने आकर हंसते हुए कहा, अन्नदाता से हमारे स्वामी की भेंट हुई ना? पर अजा जी कहाँ हैं? दातुन कुल्ला कर रहे हैं माई बाप।
अरे उन्हें अभी यहाँ बुला ला। चामुंड राय ने अधीर होकर क्रोधित स्वर में कहा। अभी लाया माई बाप, कहकर हीर जी फिर पौर में घुस गया। थोड़ी देर में दातुन हाथ में लिए अजाजी आए। उन्होंने आश्चर्य की मुद्रा में कहा, अरे राजकुंवर अभी नहीं आए? बड़ी खराब बात है। मैं तो राजकुमारों को जगाकर और बाहर भेजने को कहकर कुल्ला दातुन में लग गया। फिर उन्होंने हीर जी की ओर मुख करके कहा, जा जा रानी महल में जाकर दोनों कुंवरों को ले आ। हीर जी भीतर चला गया। अजाजी वहीं बैठकर चामुंड राय से गप्पे लड़ाने लगे। सूरज ऊपर उठ आया, धूप फैल गई। चामुंड राय ने कहा, बड़ी देर हो रही है अजाजी। उसी समय हीर जी ने आकर कहा, राजकुमार को बहुत देर हुई, रानी महल से आ गए। अरे तो वे हैं कहाँ? तुम सब हरामखोर हो। रानी जी से पूछ कि राजकुमार कहाँ है? यहाँ तो अभी आए नहीं। हीर जी फिर भीतर चला गया और कुछ देर बाद आकर उसने कहा, सरकार रानी जी पूजा में है। अब अजाजी गुस्से में बकते झकते और यह कहते कि मैं देखता हूँ, फिर महल में घुस गए। आधा घंटा बीत गया। चामुंड राय का रूप अब उग्र होने लगा। वह जोर जोर से बकने लगा। इसी समय अजाजी ने आकर कहा, बड़ी विचित्र बात है, राजकुमार महलों में नहीं है। उनके साथ वह दासी भी गायब है जो उन्हें ला रही थी, पर वे गए कहाँ? चामुंड राय ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने ललकार कर कहा, सिपाहियों महल को घेर लो। और अजाजी से कहा, अजाजी मैं महलों की तलाशी लूँगा, आप राज विद्रोह कर रहे हैं। सीधी तरह राजकुमारों को मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो अच्छा ना होगा। महाराज रावण सिंह महल को ढहाकर उस पर गधों से हल जुतवा देंगे। अजाजी ने कहा, सेनापति तुम सेनापति होने पर भी राज्य के चाकर हो और हम भायात हैं। ऐसी बात करके तुम हमारा अपमान कर रहे हो। इसका नतीजा पीछे देखना। अभी तुम अच्छी तरह महल की तलाशी लो और देखो कि राज विद्रोही कौन है। महल की राय रत्ती तलाशी ली गई। राजकुमारों को न मिलना था न मिले। चामुंड राय भूखे बाघ की तरह बफरने लगा। उसने अजाजी से कहा, राजकुमारों को आपने जानबूझकर भगा दिया है। निस्संदेह वे राजमहल में नहीं हैं, परंतु कोई चिंता नहीं, मैं उन्हें 7 पाताल से पकड़ लाऊंगा। उसने सिपाहियों से कहा, जाओ देखो इस गांव में कोई पगी खोजी है, यदि हो तो उसे पकड़ लाओ। गांव में कोई खोजी न था, पर वहां से 2 गांव के अंतर पर एक प्रसिद्ध खोजी रहता था। चामुंड राय ने उसे पकड़ मंगाया। खोजी ने आकर पैरों के चिन्ह देख जांच कर कहा, अन्नदाता चोर सांडनी पर सवार होकर भागा है। इस खोज जांच में 2 प्रहर काल बीत गया और जब खोजी को आगे करके चामुंड राय उस खूनी टोली सांडनी के पग चिन्ह देखती आगे बढ़ रही थी, तब सूर्य ढलने लगा था। जब चामुंड राय की हत्यारी टोली पिंजोड़ गांव की सीमा से चली गई, तब अजाजी ने रानी से कहा, यह विपत्ति तो टली, परंतु बात गंभीर है और कच्छ के धनी की रक्षा का प्रश्न है। यदि छच्छर बूटा को भाग निकलने का यथेष्ट समय मिल गया है, तथापि हमें राजकुमारों की ओर से निश्चिंत न रहना चाहिए। यदि उनका कुछ अशुभ हो गया तो हमारे कुल को भी दाग लग जाएगा। चामुंड राय खोजी को साथ लेकर गया है। आश्चर्य नहीं कि छच्छर को पकड़ ले। अकेला छच्छर क्या कर लेगा? चामुंड राय के साथ 25 सिपाही हैं वे, और उनके घोड़े भी थके हुए हैं। इसलिए मैं अपने हथियार बंद आदमियों को लेकर उनके पीछे जाता हूँ। व्यर्थ झगड़ा मैं नहीं करूँगा, पर कदाचित राजकुमार इन हथियारों के हाथ में पड़ ही गए तो मैं भी 2-2 हाथ दिखाकर या तो उनका उद्धार करूँगा या वहीं खेत रहूँगा। इतना कह रानी को समझा बुझा उसे बिलखती छोड़ 50 हथियार बंद राजपूत संग ले अजाजी ने भी चामुंड राय का अनुसरण किया। छच्छर बूटा राजकुमारों को पीठ पर फेंट से कसे सांडनी पर सवार झपाझप अहमदाबाद की राह पर दौड़ा जा रहा था। न उसे भूख प्यास थी न थकान। उसकी सांडनी भी जैसे पर लगाकर उड़ रही थी। वह दिन भर भागा भागा चलता चला गया। संध्या होते होते वह सापर गांव में जा पहुंचा। सापर
मियानाओं का गांव था। मियाना लोग वास्तव में कच्छ के मुसलमान और प्रसिद्ध चोर डाकू थे। वे प्रकट में खेतीबाड़ी करते और अवसर कुअवसर मार धाड़ का काम भी करते थे। उनका संगठन ऐसा प्रबल था कि राजा भी उनसे डरते थे। गांव के पटेल का नाम भिया था। गांव के बाहर कच्ची दीवार पर छप्पर डालकर उसने अपनी मड़ैया बनाई थी। मड़ैया में वह अपने परिवार और कुटुंब के साथ रहता था। मड़ैया के सामने उसके हरे भरे खेत थे और मैदान में घास की विशाल 7 गंजियां लगी थीं। छच्छर ने भिया की मड़ी के सामने आकर सांडनी रोकी और भिया पटेल से सारी हकीकत कह सुनाई तथा राजकुमारों की शरण मांगी। भिया पटेल का शरीर स्थूल, मूछें सफ़ेद और बड़ी बड़ी थीं। आयु उसकी 60 को पार कर गई थी। सब बात सुनकर भिया क्षण भर स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपना कर्तव्य निर्णय किया। घास की एक गंजी में उसने जगह करके दोनों राजकुमारों को उसमें छिपा दिया। फिर वह एक बड़े घड़े में पानी और कुछ खाने का सामान लेकर छच्छर बूटा को निकट की पहाड़ी में ले गया। वहाँ एक गुप्त गुफा में छच्छर को छिपाकर जल और आहार उसके निकट रख यह समझा दिया कि यहाँ तुझे कुछ भी भय नहीं है। तू यहाँ बैठ समय पर और मैं सूचना तुझे दूंगा। किंतु सांडनी के 18 अंग बेडौल होते हैं। यह छुपाए छिपने वाली बात नहीं, इसलिए उसे उसके भाग्य पर जंगल में छोड़ा। इसके लिए जंगल में चारा बहुत है। बात की उपयुक्तता को समझ छच्छर बूटा ने सांडनी को तो पर्वत की घाटियों में चरने को हाँक दिया और आप गुफा में छिपकर बैठ गया। छच्छर का सारा प्रबंध कर भिया अपनी मड़ैया में आया। सब भाई बंधुओं को बुलाकर उसने विचार विमर्श कर मन में निश्चय ठान आने वाली विपत्ति का सामना करने मुस्तैदी से आ बैठा। रात भर पग चिन्ह लेता हुआ चामुंड राय भोर होते होते मियानाओं के सापर गांव में आ पहुंचा। खोजी ने कहा, बस यही सांडनी रुकी है। चामुंड राय ने भिया के झोंपड़े से बाहर आकर चारपाई पर सोते भिया मियाना को देख ललकार कर कहा, अरे उठ खड़ा हो। तेरी झोंपड़ी में हमारे 2 चोर हैं, उन्हें अभी हमारे हवाले कर, नहीं तो जान रख कि तेरे प्राण की खैर नहीं। भिया ने उठकर हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता कैसा चोर? भला मैं राजा के चोर को अपने घर में छिपाकर मुफ्त में विपत्ति लूँगा? ऐसा नादान मैं नहीं हूँ। गरीब परवर, मैं आपके चोर के संबंध में कुछ नहीं जानता। अभी भिया मियाना से चामुंड राय की ये बातें हो ही रही थी कि खोजी सांडनी के पग चिन्ह लेता पर्वत की घाटी में जा पहुंचा और एक स्थान पर चरती सांडनी को पकड़ लाया। चामुंड राय ने दरबारी तरीके से सांडनी को पहचान कर कहा, इसी सांडनी पर हमारा चोर आया है। जब सांडनी यहाँ है तब चोर भी यहीं है। उसने सब सिपाहियों को पर्वत पर राई रत्ती खोजने की आज्ञा दी, पर राजकुमारों का पता नहीं लगा। वे थक थकाकर फिर भिया मियाना की मढ़ी में आ धमके। सब बातें सुनकर चामुंड राय ने भिया से कहा, पटेल तेरे घर तक सांडनी आई है। यहाँ से उसे डूगर की तलहटी में चरने तूने हाँक दी है। राजकुमार पर्वत पर नहीं है तो अवश्य तेरे घर में या गांव में है। तू उन्हें जानता है। बहानाबाजी छोड़ और राजकुमारों को हमारे हवाले कर, नहीं तो तेरा सारा परिवार बुरी तरह मारा जाएगा। चोर को हमारे सुपुर्द करने से राजा तुझे इनाम में 10 गांव देगा। भिया ने कहा, गरीब निवास, आप हमारे इस गांव में आग लगाकर यहाँ के सब निवासियों को मरवा डालें तो भी हमारा क्या वश है। पर मैं अपराधी नहीं। सांडनी हमारे गांव में आई भी नहीं और मैंने राजकुमारों को देखा भी नहीं। आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप भले ही मेरे परिवार का वध कर डालिए, आप हमारे मालिक हैं। परंतु चामुंड राय इन बातों में भूलने वाला न था। उसको पक्का विश्वास हो गया था कि राजकुमार यही है। उसने कहा, ठीक है, पर राजकुमार यही है, तेरे घर में नहीं है तो गांव में कहीं तूने छुपाए हैं, इसलिए सारे गांव को आग लगाकर खाक करना होगा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखी हुई कहानी लाल पानी का प्रथम भाग। कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलेंगे दूसरा भाग लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।